मई 2023 सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर फाइनली हुआ और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे उन सबका ये पेपर बहुत अच्छा गया जिस तरह से मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक मिला क्योंकि पेपर में आया हुआ हर एक क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड था जो नोट्स में कवर्ड है, जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में कवर्ड है, जो मेरे रिवीजन ऑडियोज में कवर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि रिवीजन ऑडियोज वर वेरी हेल्पफुल और उनमें से ही काफी कुछ पेपर अटेम्प्ट हो गया क्योंकि बहुत शॉर्ट रिवीजन ऑडियो उसमें से भी पेपर अटेम्प्ट हो पाया। तो दिस वाज रियली अ हैप्पीनेस फॉर मी कि इतनी सारी जो हम लोगों ने मेहनत करी आप लोगों के लिए उसके फ्रूट्स आपको मिले। तो चलिए बहुत शॉर्ट में इस पेपर का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। इस पेपर के बारे में ओवरऑल कमेंट में ये करूंगा कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में पेपर बहुत ही फाइन पॉइंट पर जाकर के बड़े डेप्थ में जाकर के पूछा जा रहा था। ऐसा लगता था मानो ओपन बुक एग्जाम होनी चाहिए, इतनी छोटी बारीक बातें भी रटनी पड़ रही थी। लेकिन इस बार एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी चेंज ये देखने को मिला पेपर पैटर्न में कि उतने फाइन पॉइंट्स पर उतने डीप में जाकर के केस स्टडीज पूछने की जगह पर थोड़े ब्रॉड पॉइंट पर पूछी गई जो स्टूडेंट एक्चुअली याद कर सकता है। पर केस स्टडीज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स डाले गए, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी काम की नहीं है उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो एक लर्निंग पॉइंट सबके लिए ये आता है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन जहां खत्म हो रहा है वहां ये देखिए कि पूछा क्या है। अननेसेसरीली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उलझने की जरूरत नहीं कि माय गॉड कितनी सारी स्टोरी है ये। क्वेश्चन के एंड में देखिए पूछा क्या है। जैसे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पूछा क्या है तो उसके बाद में फिर कुछ डिस्ट्रैक्टर्स अपने आप ही कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। और इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको प्रोविजंस अच्छे ढंग से याद होने की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं हम जरा फटाफट से कि क्या आंसर्स लिखे जाने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 1A इज अबाउट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इस क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्टर्स देखिए, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30% स्वेट इक्विटी शेयर एक स्टार्टअप इशू करना चाहता है। हम लोगों ने क्लास में नोट्स में पढ़ा है ये बात कि स्टार्टअप अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अगले 10 साल तक 50% पेड अप कैपिटल जितने अमाउंट तक के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है और यहाँ पर 30% ही प्रपोज्ड है। सो दैट इज वेल विद इन द लिमिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि स्टार्टअप लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल रखना चाहता है। सॉरी, तो 5 साल का लॉक इन पीरियड तो ज्यादा है क्योंकि हम लोगों ने गाइडलाइंस में रूल्स में ये पढ़ा है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए होना चाहिए। सो दैट्स द प्रिसाइज आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 1B की। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें कहना चाहिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मेकर से मिस हो गई है, तो हमको अपने अजम्पशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लगता है क्वेश्चन मेकर डिस्ट्रैक्टर्स डालने में इतना बिजी हो गया कि काम की इंफॉर्मेशन देना ही भूल गया। पिछले 3 साल के डिविडेंड्स का अगर इस क्वेश्चन में एवरेज निकालें तो दैट इज 20%। तो इस साल 20% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, दैट्स द फोकस पॉइंट। तो कंपनी ने 10% इंटरिम डिविडेंड दे दिया। लुक हियर, बोलते हैं कि कंपनी ने 10% इंटरिम डिविडेंड दे दिया। इंटरिम डिविडेंड को लेकर के भी यही रूल है कि अगर करंट ईयर में लॉस है और आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो 10%, आई एम सॉरी, तो वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले 3 साल का एवरेज रेट 20 है, यहाँ दिया गया 10 है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन में बात कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड की। क्वेश्चन मेकर यही बताना भूल गया कि फाइनल डिविडेंड का सोर्स क्या है। अगर फाइनल डिविडेंड का सोर्स पीएनएल में पुराना पड़ा हुआ सरप्लस है जो कैरी फॉरवर्ड होके इस साल में आया है तो कोई लिमिट है ही नहीं, आप अनलिमिटेड डिविडेंड दे सकते हैं, राइट। हाँ, ये बात जरूर है कि शेयर होल्डर्स एजीएम में डिविडेंड बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेक्शन 123 में पढ़ा है कि जो बोर्ड प्रपोज करे शेयर होल्डर या तो उसको पास कर सकता है
या उसको रिड्यूस कर सकता है, बढ़ाने की ना तो डिमांड कर सकता है और न ही रेजोल्यूशन पास कर सकता है। तो आंसर होना चाहिए कि फाइनल डिविडेंड तो हम अनलिमिटेड दे सकते हैं अगर ये पीएनएल में पड़े हुए सरप्लस में से दिया जा रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। पर अगर सरप्लस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन इस बात पर साइलेंट है, और फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड दिया जा रहा हो, तब फिर ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा तो नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज रेट अगेन 20% है, और जो कंपनी ने यहाँ पर फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया है वो सिर्फ 15% ही किया है। तो इस एंगल से देखा जाए तो दिस इज वेल विद इन द लिमिट। आई डोंट नो कि क्वेश्चन मेकर इस बात को लेके कितना अलर्ट था कि जब हम कहते हैं डिविडेंड, तो कंपनीज एक्ट कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, राइट। तो अब पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड रेट आ रहा है 20%। उस हिसाब से लगता है कि 15% का फाइनल डिविडेंड इज वेल विद इन द लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी तो देखिए कि कंपनी ने 10% का इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है। एवरेज रेट अगर 20% है, 10% इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है, तो इस साल अगर जनरल रिजर्व में से आप डिविडेंड दे रहे हैं तो वो तो मैक्सिमम और 10% ही दिया जा सकेगा, 15% नहीं दे सकते। फिर तो अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लें कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, तो ये एक पॉसिबल आंसर और बन सकता है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन मेकर की बात दिमाग में ये बात थी या नहीं। तो सिंपल आंसर ये है कि एवरेज इज 20%, इंटरिम इज वेल विद इन लिमिट, फाइनल अलोन इज वेल विद इन लिमिट, बोथ टुगेदर आर आउटसाइड द लिमिट, एंड shareholders can not demand to increase the rate of dividend in AGM. They don't have that right. उसके बाद में क्वेश्चन 1D जो है, दिस इज रिगार्डिंग द नेगोशिएबल्स इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो ये बोलता है कि आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्समेंट करा पर दे नहीं पाए। हम लोगों ने नेगोशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेगोशिएशन तब होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जब नंबर 1 एंडोर्समेंट किया जाए एंड नंबर 2 डिलीवर कर दिया जाए। अगर डिलीवर नहीं करा है तो नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इस तरीके से मिस्टर आर इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। इसके बाद में हम क्वेश्चन 2A की बात करते हैं। ये प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करने से रिलेटेड है। हमने क्लास में पढ़ा, रिवीजन ऑडियोज में भी देखा, सुना आई मीन, कि जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग डिपॉजिट होना चाहिए। कंपनी उसको लिबरल कर सकती है, स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। तो 15 अप्रैल की मीटिंग है, तो 13 अप्रैल 3 PM तक ये प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हो जाना चाहिए। मिस्टर वाई वाला जो फॉर्म है वेल विद इन टाइम डिपॉजिट हुआ था, तो मिस्टर वाई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बट मिस्टर एम और एन के फेवर में जो फॉर्म डिपॉजिट हुए, एम के फेवर में फॉर्म डिपॉजिट हुआ 12 अप्रैल, जो 48 घंटे की टाइम लिमिट को फुलफिल करता है। एन के फेवर में डिपॉजिट हुआ फॉर्म 14 अप्रैल को, जो कि टाइम लिमिट, कट ऑफ लिमिट के बाद डिपॉजिट हुआ, तो ये फिर वैलिड प्रॉक्सी नहीं है। ऐसे केस में एन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, पर एम इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन 2B1 के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 130, वही सेक्शन 130 जो कि फ्रॉड के केस में अथॉरिटीज को एक पावर देता है कि वो एनसीएलटी से कंपनी के अकाउंट्स मैक्सिमम पिछले 8 साल तक के रीओपन और रीकास्ट करने की डिमांड कर सकता है। और यहाँ पर 2015-16 के अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं जो 8 साल की टाइम लिमिट के अंदर है। और हमने उसमें एक पॉइंट ये पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी भी ये डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पर भी बात वही की गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो इसलिए वो ऐसी डिमांड कर सकती है। सेक्शन 130 के हिसाब से ये एक वैलिड डिमांड है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन 2B2 के बारे में बात करते हैं।
स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उससे डिमांड की गई कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट कर दे। तो सेक्शन 144 इसका प्रिसाइज आंसर है। यहां वहां की फालतू ढेर सारी बातें करना बेकार है कि 139 भी लगा दो और 141 भी लगा दो और ये भी लगा दो और 140 भी लगा दो। नहीं 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 नहीं, इसका पिन पॉइंटेड आंसर सेक्शन 144 से आता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ अलाइड सर्विसेज देना अलाउड नहीं है। इट इज नॉट अलाउड कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा कुछ सर्विसेज और दे। उन सर्विसेज की लिस्ट सेक्शन 144 में दिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या नहीं कर सकता है। उसमें से एक बात है कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने में कंपनी की हेल्प नहीं कर सकता है। तो इस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 144 का ख्याल रखते हुए इस असाइनमेंट को डिनाई करके बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर वो इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लेता तो सेक्शन 144 का वायलेशन हो जाता और सेक्शन 147 ये बोलता है कि इस पूरे चैप्टर की सेक्शंस का जब वायलेशन होता है तो कंपनी इज पनिशेबल विद फाइन, ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज पनिशेबल विद फाइन, ऑडिटर इज आल्सो पनिशेबल विद फाइन। और ऑडिटर जानबूझ करके वायलेशन करता है, जानते हुए कि मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं फिर भी अदर सर्विसेज देने का काम करता है, तो ऐसे केस में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो दो सेक्शन यहाँ पे स्पेसिफिकली कोट होना चाहिए। 144 व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर एंड 147 consequences of violation of section 144। क्वेश्चन 2D के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आंसर बड़ा प्रिसाइज आपको बता रहा हूं, उतना लिखने से आपको फुल मार्क्स आते हैं। पेरिफेरल आपने कुछ और बातें एडिशनल लिख दी है, उससे कोई नुकसान नहीं है, बट वो तो आपके आंसर में होना चाहिए था जो मैं आपको कह रहा हूं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 2D के बारे में कि मैंने आपको चेक दिया, फिर कह दिया कि भाई साहब चेक बैंक में प्रेजेंट मत करना। उसके बाद भी आपने चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया, चेक स्टॉप पेमेंट इनसफिशिएंट बैलेंस सभी वजह से डिसऑनर हो गया। तो क्या मैंने कोई ऑफेंस किया है? मैंने तो आपको कहा था मत प्रेजेंट करना, आपने क्यों प्रेजेंट कर दिया? आंसर सेक्शन 138 है। ड्रॉर भले ही चेक प्रेजेंट करने से मना कर दे, इसके बाद भी चेक प्रेजेंट हो जाए और डिसऑनर हो जाए तो 138 की प्रोसीडिंग्स के लिए ड्रॉर लायबल है, उसने एक ऑफेंस किया है। और 138 अगर प्रूव होता है तो फिर इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों से आप उसको दंडित कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चन 3A के बारे में यहां पर बात करते हैं। आई पर्सनली फील कि ये क्वेश्चन मेकर ने गलत क्वेश्चन डिजाइन किया है। हालांकि आई एम श्योर वो तो अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं, वो कह देंगे नहीं नहीं ये डिस्ट्रैक्टर है। नहीं नहीं भाई साहब, ये डिस्ट्रैक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया आपने। 3B, आई एम सॉरी, हाँ वो 3B के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपने गलत फ्रेम कर दिया है 3B। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ की बिल्डअप कैपिटल है, हमारे पास 6 लाख है तो 6% है, और वैसे भी वो 5 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर लोग बोल रहे हैं, स्पेशल नोटिस की बात कर दी इन्होंने यहां पे कि सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस के बारे में है, जो कि शेयर होल्डर्स को ये पावर देता है। एक्चुअली सेक्शन 115 तो स्पेशल नोटिस के बारे में है, बट सवाल ये होता है कि स्पेशल नोटिस कब दिया जा सकता है। तो वन ऑफ द सिचुएशंस जहां पर स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है वो सेक्शन 140 है। 140 सेक्शन ये बोलता है कि अगर ऑडिटर का रिटायरमेंट हो रहा है, उसके 5 साल 10 साल जो भी टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया, अगर ऑडिटर का रिटायरमेंट हो रहा है और एज ए शेयर होल्डर आप प्रपोज करना चाहते हैं कि भाई साहब इनका रीअपॉइंटमेंट मत करिए, किसी भी और को अपॉइंट कर दीजिए पर इनका रीअपॉइंटमेंट प्लीज मत करिए, एक। या फिर आप अपनी तरफ से एक नाम प्रपोज कर रहे हैं कि ये तो रिटायर हो ही रहे हैं, अब मिस्टर एक्स को चांस दे दीजिए। सिर्फ इस दो तरह की डिमांड सेक्शन 140 में स्पेशल नोटिस के थ्रू शेयर होल्डर कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास में या तो 1% पेडअप कैपिटल होनी चाहिए या फिर 5 लाख की पेडअप कैपिटल होनी चाहिए, विच इज लेस, दोनों से जो भी कम हो उससे काम चल जाता है। 14 डेज का नोटिस दो, काम चल जाता है। तो सेक्शन में ना 115 की रिक्वायरमेंट तो सब फुलफिल हो रही है
कि 1% 5 लाख वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, वो भी फुलफिल हो गई। लेकिन भाई साहब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि 115 को यूज करके आप जो ऑडिटर अभी रिटायर ही नहीं हो रहा है उसको रिमूव करने की बात कर ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन मेकर ने क्वेश्चन ही गलत बना दिया। कैसे करोगे? एग्जिस्टिंग रनिंग ऑडिटर जिसका रिटायरमेंट नहीं आया है उसको रिमूव करने के लिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी पड़ती है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मीटिंग बुला करके। स्पेशल नोटिस से वो कवर नहीं होता है। एनीवेज इन्होंने क्वेश्चन बना दिया और हमसे पूछा whether the said notice was given by the adequate number of numbers and within the prescribed time limit। तो हम बोलेंगे हाँ 115 के हिसाब से 1% 5 लाख वाली कंडीशन whichever is less वाली कंडीशन फुलफिल हो गई और 14 डेज पहले देना चाहिए था, इन्होंने तो बहुत पहले दे दिया। वो वाली रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 50 दिन लगभग पहले दे दिया, वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। फिर एक्चुअली जब उसके बाद बोलते हैं whether the company was bound to send such representation। जब ऑडिटर को बोला कि भाई साहब हम आपको रिमूव करेंगे तो ऑडिटर को या हम आपको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो ऑडिटर के पास में एक पावर है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। कंपनी की ड्यूटी है कि वो रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली सारे मेंबर को भेजे। लेट मिला रिप्रेजेंटेशन तो मीटिंग में पढ़ करके सुना दे। सिर्फ एक ही केस है जब रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजेंगे मेंबर को या पढ़ के नहीं सुनाएंगे, अगर ऑडिटर अपनी इस प्रिविलेज को अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो दैट्स द ओनली सिचुएशन। अदरवाइज तो कंपनी की ड्यूटी है कि ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली भेजे या लेट आया है तो मीटिंग में पढ़ करके सुना। इन दोनों क्वेश्चन के हम आंसर दे देंगे कि हाँ नोटिस टाइम पे दिया गया और हाँ रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेजना चाहिए, पर क्वेश्चन बना हुआ गलत है। आपने जो पूछा है हम उसको आंसर कर देंगे, पर जरा आप भी चेक करिए कि कम से कम पेपर सही बनाइए। हाँ फिर बीच में एक 3A क्वेश्चन और है। दिस इज रिगार्डिंग CSR। आप जानते हैं कि 1000 करोड़ का टर्नओवर हो जाए या ज्यादा, 500 करोड़ की नेटवर्थ हो जाए या ज्यादा, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाए या ज्यादा, तो आप CSR में कवर हो जाते हैं। या टर्नओवर और नेट प्रॉफिट तो कम है लेकिन नेटवर्थ 500 करोड़ को क्रॉस कर गई। देखो पेड अप कैपिटल 200, फ्री रिजर्व 200, सिक्योरिटी प्रीमियम 80, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L 50। इन चारों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया ये 530। उस 530 में से फिर हम माइनस कर देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो बच गया 520 जो कि 500 करोड़ वाली लिमिट को क्रॉस कर गया। ये 25 करोड़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये रिवॉल्यूशन से क्रिएटेड रिजर्व है, इसको हम नेटवर्थ में नहीं जोड़ते। तो हम 500 करोड़ और मोर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर दे रहे हैं और इसी के चलते हम CSR की रिक्वायरमेंट में कवर हो गए, नंबर 1। नंबर 2 यहां पर बात आती है कि जब CSR में आप कवर हो गए तो आपकी CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 डायरेक्टर होना चाहिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट भी यहां पर फुलफिल हो जाती है, राइट? ओके। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3C पर। फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसमें बोलते हैं बंदा होल्डर है कि नहीं। आप याद करिए होल्डर होने के लिए 2 बातें होनी पड़ती है, एक राइट टू होल्ड इन हिज ओन नेम, दैट इज द डी ज्योर होल्डर, नॉट द डी फैक्टो, पोजीशन से काम नहीं चलता, और दूसरा राइट टू रिकवर की बात होती है। तो यहां पर पिताजी ने गिफ्ट किया है आपको, आपके पास राइट टू होल्ड भी है, राइट टू रिकवर भी है। आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, होल्डर इन वैल्यू भी नहीं है, पर आप होल्डर तो हैं क्योंकि राइट टू होल्ड राइट टू रिकवर दोनों आपके पास है। फिर उसके बाद में बात चलती है सेकंड पॉइंट, डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ने चेक इनकैश करने से रोक दिया। राइट टू होल्ड तो आपके अपने नाम में है बट राइट टू रिकवर फिलहाल आपके पास नहीं है, इसलिए आप होल्डर नहीं है। एजेंट को चेक, प्रॉमिसरी नोट, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट संभालने को दिया, वो तो खुद के नाम पर होल्ड भी नहीं कर सकता, उसके पास पोजीशन है। He is not the de jure holder, he is the de facto holder। अब इसके पास तो खुद के नाम में होल्ड करने का राइट भी नहीं है, इसलिए ये होल्डर नहीं है। आप बैंक में नौकरी करते हैं, आपने चेक चोरी कर लिया है, भाई साहब ना राइट टू होल्ड है आपके पास में, ना राइट टू रिकवर है, यू आर नॉट अ होल्डर। ओके, फिर क्वेश्चन 4A पर आते हैं।
स्मॉल कंपनी है कि नहीं, तो वो 4 करोड़ 40 करोड़ वो सब पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये एक सब्सिडरी कंपनी है, और बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। पूरी डेफिनेशन लिखिए फुल स्मॉल कंपनी के बारे में, और फिर डिस्कशन करके कंक्लूड करिए। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी। फिर क्वेश्चन 5A के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की बात चल रही है कि आपने प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो गया, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं इसमें कि द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय कंपनी हैज सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिस्टर दिवाकर परचेज द शेयर। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैं अब एक बार क्विकली क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। एमबीएल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन, now it is going for public issue, the company is now focusing on this. The prospectus issued by the company contains some important extract of experts report. तो हम लोगों ने ये पढ़ा है क्रिमिनल लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 34-35 कि अगर प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो जाए तो ऐसे केस में आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी है कि आप पब्लिक का पूरा पैसा वापस करिए, जो भी उनको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करिए। कंपनी भी लायबल है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स हैं वो सब भी इसके लिए लायबल है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो फिर इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, उस तरह की चीजें उसमें आती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम लाइबिलिटी से कैसे बच सकते हैं, खासतौर से कंपनी या उसके ऑफिसर इस लाइबिलिटी से कैसे बचेंगे। तो वन ऑफ द डिफरेंस अवेलेबल इज कि ये मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने का तरीका क्या है, आप कह सकते हैं कि ये मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, मैंने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट लिया। तो इन दिस केस आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी यहां पर नहीं आएगी, बट सिविल लाइबिलिटी यानी कि पब्लिक को हुए नुकसान की भरपाई करने वाली जो बात आती है वो तब भी अपनी जगह पर बनी। क्या एक्सपर्ट लायबल बनाया जा सकता है, या क्या एक्सपर्ट कैसे बच सकता है? तो एक्सपर्ट के लिए जो डिफेंसेस अवेलेबल है, हमने पढ़ा था कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट आप तभी इंक्लूड कर सकते हैं जब एक्सपर्ट ने अपनी रिटर्न कंसेंट दी हो कि उसकी रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर ली जाए, और उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं की हो। तो एक्सपर्ट के लिए बचने का एक ही तरीका है, या तो वो साबित करे कि उसकी कंसेंट के बिना ये रिपोर्ट इंक्लूड की गई, या उसने कंसेंट दी थी बट बाद में उसने कंसेंट विड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5B के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां बोनस शेयर्स के बारे में बात चल रही है। 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल है और 2 के सामने 1 शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेड। तो 2 करोड़ की बिल्डअप कैपिटल के सामने आप 1 करोड़ के बोनस शेयर देना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि बोनस शेयर को लेकर के प्रोविजन क्या है। तो मैंने आपको बड़ा अच्छा निमोनिक याद कराया था, ABCDEF ऑफ बोनस। A फॉर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, B वाज एक्चुअली P&O, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कांट, C फॉर कांट इशू इन लिeu ऑफ द डिविडेंड। फिर उसके बाद में डी आपके फाइनेंशियल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ई एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने सारे प्रोविजन जो हैं यहाँ पर पे एफ फाइलिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ABCDEF हमने पढ़ा था, वो सारे पॉइंट निमोनिक से जो आपने रटे थे ऐसे के ऐसे आपको रिप्रोड्यूस करने। थोड़ा मैथ अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए हमारे पास है कि नहीं है, तो देखिए फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बोनस शेयर में ये सब यूज हो सकते हैं। तो पूरे 1 करोड़ रुपए हमारे पास बोनस शेयर इश्यू करने के लिए अवेलेबल है। हालांकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करने में यूज नहीं कर सकते, तो वो तो यहाँ पर केस भी नहीं है। यहाँ तो हम नए फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए हमारे पास अवेलेबल है और हम ये बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 5B के बारे में हम बात करते हैं। चार्ज क्रिएट हुआ और चार्ज का रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। 30 डेज में चार्ज रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा 30 डेज में लेट फीस के साथ रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो फर्दर 60 डेज, टोटल 120 दिन तक पहुंच गए हम। 30 एंड देन 30 एंड देन 60, टोटल 120 हो जाता है। 30 डेज में नॉर्मल फीस, नेक्स्ट 30 डेज में लेट फीस,
उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज में परसेंटेज वाइज एड वैलोरम लेट फीस के साथ आप चार्ज फाइल कर सकते हैं। यहाँ तो वेल विद इन टाइम लिमिट चार्ज रजिस्टर हुआ है, इसलिए कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। बट प्रोविजन आपको पूरा लिखना चाहिए टाइम लिमिट को लेकर के। तो पूरा का पूरा जो पेपर है जो हमने पढ़ा नोट्स में से ही है, तो कहता हूं कि आप नोट्स पढ़िए, वो अपने आप में सफिशिएंट है। उसमें भी मेमोरी हुक्स को ध्यान से पढ़िए और बोल्ड करे हुए लेटर्स को। रिवीजन ऑडियो भर सुनने से बहुत बड़ा पोर्शन पेपर का इसमें अटेम्प्ट हो सकता था। तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। मेरे आंसर से आपका आंसर अगर थोड़ा मैच नहीं हुआ है तो उसका स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 वैसे भी स्कोर नहीं करने हैं आपको। थोड़ा बहुत गलतियां तो छोटी मोटी तो हो सकती है, उस सब को छोड़िए और आप आगे आने वाले पेपर्स पर आप ध्यान दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग पेपर्स। थैंक यू, बाय बाय।